सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कुछ कारण है। हम चाह रहे थे कि अपनी गैस्ट्रो जीआई साइंसेस की टीम को आपके सामने लाया जाए। बहुत सशक्त एंड एक रोबस्ट टीम है जिसमें इफ यू सी डाइजेस्टिव डिजीज़ का जो ट्रैक है माउथ से एनस तक रहता है, बड़ा लंबा ट्रैक है। मुंह से लेके नीचे तक की सभी बीमारियों का इलाज उसमें लिवर, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, गॉल ब्लैडर, ये सारी बीमारियों का इलाज करने के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं। अंडर वन रूफ दे आर अवेलेबल इन पारस। उसको बीमारी को जानने के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं वो भी सब अवेलेबल हैं। सभी लोगों की अलग अलग ट्रेनिंग होती है और लंबी ट्रेनिंग रहती है। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जिनका बाहर से आना हुआ है, एक रिवर्स ब्रेन ड्रेन है। पारस के आने के बाद पंचकुला में जो लोग बाहर काम कर रहे थे और एक ऐसी जगह की खोज में थे कि उनकी जो एक्सपर्टीज़ है उसका यूटिलाइजेशन ट्राई सिटी में हो सके, तो वो लोगों का भी वापस आना हुआ है। डॉक्टर राकेश कोचर जी जो पीजीआई में पिछले 40 साल से कार्यरत थे, रिटायर होने के बाद उन्होंने पारस हॉस्पिटल को ज्वाइन किया है। डॉक्टर बत्रा साहब 22-23 साल के अनुभव के बाद हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो सर्जिकल ब्रांच में हैं। देन डॉक्टर अमित बंसल जी जो यहाँ आने से पहले अपोलो बेंगलोर में थे, जो मैं रिवर्स ब्रेन ड्रेन की बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी यहाँ ज्वाइन किया। डॉक्टर सौरभ मिश्रा जी जो हेपेटोलॉजिस्ट हैं और वो भी पीजीआई से ट्रेंड है, वेदांता में काम कर रहे थे गुड़गांव में, उन्होंने पारस ज्वाइन किया है। मेरे बाईं तरफ डॉक्टर करण मिड्डा जी हैं जो जीआई सर्जन हैं, जो एक सुपर स्पेशलाइजेशन है, जनरल सर्जरी के बाद की जाती है। उन्होंने जिपमर पौंडीचेरी से अपनी सुपर स्पेशलाइजेशन करी है, जो एक बहुत ही उम्दा इंस्टीट्यूट है, उन्होंने यहाँ ज्वाइन किया है। डॉक्टर कटारिया जी हैं जिनका अनुभव गैस्ट्रो जीआई मेडिकल साइड पे है और उन्होंने भी पारस ज्वाइन किया है। सबकी अपनी अपनी एक सब स्पेशलाइजेशन है, जिस वजह से ये बताना जरूरी था कि इन सब की सब स्पेशलाइजेशन का पता होना चाहिए। किसी को कोई स्पेसिफिक डिजीज है, मेडिकली कैसे ट्रीट की जा सकती है, सर्जिकली कैसे ट्रीट की जा सकती है, अंडर वन रूफ वो सारी सुविधाएं पारस में अवेलेबल हैं। आई रिक्वेस्ट डॉक्टर राकेश कोचर जी to take it further and explain the expertise which he carries and subsequently the other doctors. Thank you आप सब लोगों का धन्यवाद। आप लोग इस आज यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन भी आए हैं हम सबको मिलने के लिए, सुनने के लिए। जैसा कि आपको अभी बताया कि पारस में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी साइंसेस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइंसेस का एक पूरा डिपार्टमेंट है, एक अलग यूनिट है जिसमें कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, सर्जन्स हैं और साथ में रेडियोलॉजिस्ट भी हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो रेडियोलॉजिस्ट करते हैं आजकल बिना सर्जरी के, और उनकी बहुत डायग्नोसिस में सबको ज़रूरत पड़ती है, सीटी स्कैन, एमआरआई। लेकिन हम लोग जो यहाँ पे हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और सर्जन्स, सबका अपना अपना एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ एक्सपीरियंस है। जैसे कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में बहुत सारे सेक्शंस हैं, फूड पाइप्स, स्टमक, पैनक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टीन, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन। तो इन सब चीज़ों में पहली चीज़ है डायग्नोस करना। तो डायग्नोसिस के लिए हमारे पास सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड एंड रूटीन अल्ट्रासाउंड एंड अदर थिंग्स। और उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी ओवर द इयर्स बीमारियां बदल गई हैं, नई बीमारियां आ गई हैं, बीमारियों का ट्रेंड चेंज हो गया है। जैसे पेनकेटाइटिस बहुत कॉमन हो गया है, और पेनकेटाइटिस जैसी चीज़ के लिए आपको एक स्पेशलिस्ट केयर की ज़रूरत है। उसी तरीके से इंटेस्टाइन में कोलाइटिस नाम की बीमारी होती है, जिसके लिए कि अगेन स्पेशलाइज्ड डायग्नोसिस चाहिए और स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट चाहिए। बहुत सारी एंडोस्कोपी से बीमारियां ट्रीट की जा सकती हैं।
फूड पाइप में स्ट्रक्चर हो, स्टमक में ब्लीडिंग हो, इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग हो, गॉल ब्लैडर से स्टोन निकल के आ जाए, गॉल ब्लैडर का ट्यूमर हो, पैनक्रियास का ट्यूमर हो, जॉन्डिस हो जाए, तो ये बहुत सारी बीमारियां जो एंडोस्कोपी से जिनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इफेक्ट करता है कि कितने वेल ट्रेन्ड हैं पारस के डॉक्टर्स गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में। और अभी आपको डॉक्टर सौरभ बताएंगे कि पारस ही एक ऐसा प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल है चंडीगढ़ में, जहाँ पे सेपरेट लिवर सेक्शन है, लिवर ट्रेनिंग वाले डीएम हेपेटोलॉजी वाले डॉक्टर्स भी हैं। तो in nutshell, diagnostic services or therapeutic services, depending upon the experience of the doctors, the equipment, the infrastructure, वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं। और टू टॉप इट ऑल, जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से रिलेटेड, पैनक्रियास से रिलेटेड सर्जिकल फील्ड है, उसके लिए भी पारस में सब तरह के फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। So it should become a one-stop shop for treatment of all kinds of GI diseases in this area। and जैसा कि पिछले कुछ post COVID the number of patients has been increasing and it is catching up with the patients। Awareness has come up कि there is a super specialty hospital available in the Tri-City। So now I'll pass on to all the colleagues of mine who will tell you what is their personal experience and expertise। मैं डॉक्टर आर के बता रहा हूँ। मेरी स्पेशलिटी जनरल सर्जरी है। तो आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले हमने किया था। मेडिकल कॉलेज 32 से कैरियर स्टार्ट किया चंडीगढ़ में, सीनियर रेजिडेंसी। फिर काइजर हॉस्पिटल होता था, एल्केमिस्ट, मैं पारस में ज्वाइन किया मैंने 2 साल पहले। तो जनरल सर्जरी मदर ब्रांच रही है सारी स्पेशलिटीज़ की। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पार्ट ऑफ उसका रहता था, अब उसमें एडवांस स्पेशलाइजेशन भी शुरू हो गया। बाकी जनरल सर्जरी में और जो सारे काम होते हैं, जिस तरह का पेशेंट हमें मिलता है, जो जिसको एक्सपर्टाइज चाहिए होता है, हम उसको आगे कलीग्स को शेयर कर देते हैं या पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं उनके अंदर, या उनसे सलाह कर देते हैं। तो एक एक्सेलेंस सेंटर पे ये फायदा होता है कि सारी स्पेशलिटीज़ अवेलेबल होते हैं। जो कोई एक्सट्रीम केसेस आते हैं जो गैस्ट्रो के ही डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, तो उनको गैस्ट्रो वाले MCH डॉक्टर्स देख लेते हैं। किसी को हमने लेप्रोस्कोपी से ट्रीट करना है तो लेप्रोस्कोपी स्पेशलिस्ट जो है वो डॉक्टर साथ में देख लेते हैं। या हमने कोई उनको डायबिटिक फुट है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के अलावा भी कई बीमारियाँ साथ साथ चल रही होती हैं। मरीज एक बीमारी से कई बार नहीं आता, कई सारी बीमारियाँ उसके साथ होती हैं। तो जनरल सर्जरी एक बैकअप ब्रांच भी है और बेसिक ब्रांच भी है। सबके साथ मिलजुल करके हम अपना आगे का इलाज करते रहते हैं। मेरा एक्सपर्टीज खासतौर पे हर्निया सर्जरी में है और डायबिटिक फुट में है, और जो पाइल्स वगैरह के लिए है उसके लिए स्पेशल टेक्निक हमने एक की हुई है। उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स निकलते हैं। क्रायोप्लाइकेशन, एम्ब्रायोडेक्टोमी कॉस्ट इफेक्टिव भी है, कोई सिंपल सर्जरी एंड लेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो इस तरह से बहुत सारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और जनरल सर्जरी का ओवरलैप है हमारे डिपार्टमेंट में। डॉक्टर अमित आए हैं अभी। पिछले 6 साल अपोलो हॉस्पिटल बैंगलोर में लगा के आया हूँ। एजुकेशन इधर से ही है, 32 सेक्टर से मैंने MBBS की है। MS मैंने GMC पटियाला से की है। मैं सिर्फ 2 बातें बोलना चाहूँगा कि जो हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी कर रहे हैं उसमें मेन जो ये आ रहा है आगे, दैट इज मिनिमल इन्वेजिव। मतलब जितना छोटा होल से हम उसको सर्जरी करेंगे उतनी रिकवरी फास्टर होगी। जैसे कि डॉक्टर बत्रा ने भी बताया कि लेप्रोस्कोपी फिर रोबोटिक, उसमें हमारी रिकवरी पेशेंट के आउटकम्स आगे से बेटर होते जा रहे हैं। तो वही हमारा एम है कि कुछ भी सर्जरी हम मिनिमल इन्वेजिव तरीके से करें। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑर्गन्स हैं उसको जो जोड़ के रखते हैं, उसकी दीवार, पेट की दीवार, एब्डोमिनल वॉल, तो उसमें जो हर्नियास हैं उसमें आजकल के दौर में बहुत एडवांसमेंट आ चुकी है। जो आज से 10 साल पहले हर्नियास की सर्जरी होती थी और जो आज के दौर में हर्निया की सर्जरी है उसमें बहुत अंतर है। आज जो हर्निया की सर्जरी है वो छोटे से होल से हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हर्निया
कर सकते हैं। और ये भी एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स का ही पार्ट है, क्योंकि अगर हर्निया में इंटेस्टाइन आके फंस जाती है, तो जैसे कि बोलते हैं कि मुंह से लेके इनल कैनाल तक आपका जीआई ट्रैक्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अगर कहीं पे भी वो कहीं फंस जाता है हर्निया में आके, तो उसको ऑब्स्ट्रक्शन हम बोलते हैं कि मेडिकल भाषा में। तो उसके लिए ये मेरा दूसरा पॉइंट है कि वो एडवांसमेंट भी हम इधर पारस में आपके लिए लेके आए हैं। तो मैं अपना माइक अब सौरभ जी को पास करना चाहता हूँ। I am Dr. Saurav Mishra. As far as studies are concerned, I did my MD medicine from Maulana Azad Medical College, Delhi, and then I finished my DMA hepatology and liver transplantation from PGI Chandigarh. After that, I went on to do a fellowship in liver transplantation from Medanta, Gurgaon, where I worked for 1.5 months. My specialization lies in hepatobiliary sciences, specifically liver, gallbladder and pancreatic diseases, along with endoscopies. At Paras, we are developing a full-blown endoscopic program where all types of advanced endoscopic procedures, including endoscopic ultrasound, now endoscope के आगे भी ultrasound का प्रोब लगा होता है, जिससे कि हम बहुत सारे एडवांस प्रोसीजर्स कर सकते हैं बाहर चेहरा या टाका लगाए बिना। So we have developed that program. Second thing is for sick patients of liver and GI diseases, we are developing a dedicated gastro and liver ICU at our Paras hospitals. My specialization lies in advanced liver disease, cirrhosis, acute and chronic liver failure, and also nowadays there is new therapy for liver cancer, what we know as immunotherapy. So that also we are providing at Paras hospital along with local regional therapies, जैसे ट्यूमर जलाने के जो प्रोसीजर्स होते हैं, ट्रांस आर्टेरियल कीमो एम्बोलाइजेशन, ये सब भी अभी विद द डेवलपमेंट ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग टीम वी विल बी एबल टू डू ऑल दिस प्रोसीजर्स। गुड आफ्टरनून, मैं डॉक्टर करण मेहता, MS MCH GI सर्जन। जहाँ तक मेरी एजुकेशन का सवाल है, मैंने MS मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से किया और MCH इन सर्जिकल गैस्ट्रो मैंने जिपमर पौंडीचेरी से किया, जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है। तो GI साइंसेज में GI सर्जरी की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब आप GI सिस्टम को एज ए सिस्टम लेते हो तो सर्जिकल रिजल्ट्स हमेशा बेटर होते हैं। तो हमेशा से हमें GI सर्जरी में जिस चीज़ पे फोकस करना सिखाया है वो सिस्टम के साथ साथ सर्जरी को करना, उस सिस्टम को भी समझना कि उस सिस्टम का कैसे बिहेवियर रहता है। जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक इंटेस्टिनल सिस्टम है जिसे हम आंत का ऑपरेशंस कहते हैं, दूसरा है हेपेटोबिलियरी, लिवर, पैनक्रियाज और बाइल से रिलेटेड ऑपरेशंस करना। तो जिस तरह की हमारी ट्रेनिंग हुई है जिपमर में, उसमें हमने लिवर ट्रांसप्लांट के केसेस भी कैडावरिक किए हैं जिनमें रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं। GI सर्जरी को एज ए सिस्टम लेके चलेंगे तो अपने आप में ये एक डीप ब्रांच है जिसके अंदर हमें GI से रिलेटेड सारे कैंसर, जिसमें कि लिवर का कैंसर हुआ, पैनक्रियाज का कैंसर हुआ, बाइल डक्ट का कैंसर हुआ, स्टमक का कैंसर हुआ, इंटेस्टाइन का कोई भी कैंसर हुआ, फ्रॉम माउथ टू इनल कैनाल कोई भी कैंसर हुआ, उन सबका इलाज करना जो कि रेडिकल वे में पूरा होना चाहिए कैंसर से रिलेटेड। साथ ही साथ क्योंकि हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, GI सिस्टम से ही सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, तो वेट गेन जैसे होना, तो वेट गेन को भी एक कंट्रोल करने का तरीका है मेटाबॉलिक सर्जरी के थ्रू, जिसे बेरियाट्रिक सर्जरी कहते हैं। वो भी हमारी अच्छी ट्रेनिंग GI सर्जरी में चिपकन में की जाती है। तो पारस हॉस्पिटल में हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के साथ मिल करके मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच कर करके हर तरह के ट्यूमर का इलाज भी कर सकते हैं, हर तरह की ऐसी कंडीशन का इलाज भी कर सकते हैं जिसमें कि कैंसर नहीं है बट स्पेशलाइज्ड केयर चाहिए। जैसे कि पैनक्रेटाइटिस में पैनक्रेटिक नेक्रोसेक्टमी नाम की एक बहुत बड़ी सर्जरी होती है, वो हम लैप्रोस्कोपी द्वारा यहाँ पर करते हैं। उसके अलावा हम सब ट्यूमर्स का इलाज लैप्रोस्कोपी द्वारा, जिसमें लीवर तक का ट्यूमर हम लैप्रोस्कोपी से निकालने में पूर्णतः सक्षम है। इसके अलावा पैनक्रियास के सारे कैंसर्स, भले वो डिस्टल कैंसर हो, भले प्रॉक्सिमल कैंसर हो, हर तरह का इलाज यहाँ पर पूरे तरीके से पूर्ण तरीके से हो सकता है।
कॉमन डिजीजेज जैसे गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स, हर्निया, उसमें भी हमारी लैप्रोस्कोपी द्वारा अच्छी सर्जरीज की जा सकती हैं। हमारे पास पूरी टीम की सपोर्ट है, जिनमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की सपोर्ट हमें टाइम टू टाइम चाहिए होती है, वो भी हमें मिलती है। और जनरल सर्जरी और मिनिमल एक्सेस के हमारे पास बहुत अच्छे सर्जन हैं, जिनके साथ हम मिलकर एक टीम वर्क की तरह बड़ी सर्जरी को अंजाम देते हैं। फ्यूचर में हम चाहेंगे कि लिवर ट्रांसप्लांट जैसी बड़ी सर्जरीज भी पारस हॉस्पिटल जल्दी ही लॉन्च करेगा, जिसमें हम और उत्साह के साथ काम करना चाहेंगे। अभी हमारा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट लैप्रोस्कोपी पे ही फिक्स्ड है, जिसमें हम चाहते हैं कि एडवांस जो भी प्रोसीजर्स हैं वो सब लैप्रोस्कोपी द्वारा ही कर दिए जाएँ। My name is Dr. Monish Kataria. I am a gastroenterologist. I have done my MD medicine and followed by that I did my BM gastroenterology in medical gastroenterology. जो मेरी स्पेशलाइजेशन बेसिकली है इंटेस्टाइन और पैनक्रियास के लिए डील करते हैं, और एंडोस्कोपी, डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी और थेरेपेटिक एंडोस्कोपी आई यूजली डील। ओवरऑल मैं ये बताना चाहता हूँ कि देयर इज ए ड्रास्टिक चेंज इन द अप्रोच टुवर्ड्स पेशेंट इन द लास्ट फ्यू ईयर। जो चेंजेस आए हैं हमारे पास, जब भी कोई पेशेंट आता है तो जो पुराने टाइम पे ये होता था कि जो ओपन सर्जरीज होती थी, तो आज की डेट में जो एज फार एज गैस्ट्रोएंटरोलॉजी इज कंसर्न या ओवरऑल आप माने तो हम ओपन सर्जरी से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की तरफ बढ़ रहे हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की तरफ हम नॉन इन्वेसिव या सेमी इन्वेसिव मेथड की तरफ चल रहे हैं। जैसे मैंने एंडोस्कोपी के बारे में बताया, आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एंडोस्कोपी के ज़रिए हम जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं और जल्दी ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि कैंसर अगर हम लेते हैं, अगर कोई भी पेशेंट हमारे पास टाइम पे पहुंचता है कि इनिशियल सिम्टम्स के साथ आया, हमने डायग्नोस्टिक किया एंडोस्कोपी के ज़रिए, तो हम उसको एंडोस्कोपिकली ही रिमूव कर सकते हैं। अगर एंडोस्कोपी नहीं होता तो हमारे पास देयर इज अ फुल रेंज ऑफ टीम विद अस कि अगर एंडोस्कोपी से जरिए नहीं हो सकता तो लैप्रोस्कोपी के जरिए हो जाएगा, और उसमें रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशंस भी इंक्लूडेड हैं। और जैसे IBS इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इन इटसेल्फ इट इज नेवर ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। इट डजंट, ये जो है जानलेवा कभी भी नहीं होती, लेकिन ये आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको कॉन्टिन्यूसली डिस्टर्ब करती रहती है। IBS अगर हम बताएं कि IBS के डायग्नोसिस के लिए पर्टिकुलर नहीं है कि ये टेस्ट करेंगे, अगर ये पॉजिटिव आया तो IBS होगा। IBS इज अ डायग्नोसिस फॉर एक्सक्लूजन, यानी कि अगर सपोज किसी को दस्त लग रहे हैं या कॉन्स्टिपेशन रहती है, पेट साफ नहीं होता, पेट में दर्द रहता है, तो वो क्लिनिकल सिम्टम्स के हिसाब से हम IBS को बनाते हैं। अगर हमको लगता है कि इसमें वाकई कुछ और सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कुछ अलार्म सिम्टम्स होते हैं जिसमें हम बोलते हैं, आपके जरिए मैं बताना चाहता हूँ जिसको मिस नहीं करना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है पेट में, जो कि अगर किसी एल्डरली पेशेंट को, यानी कि 60 साल के बाद किसी को डाइटरी चेंजेस या डायरिया या कॉन्स्टिपेशन शुरू हुआ हो, या किसी को खून की कमी हो, या वेट लॉस हो रहा हो, भूख नहीं लग रही हो, दीज आर अलार्म सिम्टम्स। इस केसेस में हम हमेशा डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जरूर करते हैं, ताकि और कोई डायग्नोसिस अगर है तो उसको ट्रीटेबल किया जाए। ट्रीट के लिए इसमें यूजली हमारे पास मेडिसिन होती हैं और साइकोलॉजिकल थेरेपी होती है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कंपोनेंट साइकोलॉजी का होता है। एंजाइटी बहुत कॉमन होती है ऐसे पेशेंट्स में। अगर वो आप उनको उनकी बीमारी के बारे में जानकारी दे पाएँ और डाइटरी चेंजेस के बारे में बता पाएँ, रादर देन गोइंग फॉर ए पैन कि बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करने से अच्छा है कि उनको ज़रूरत को समझें, उनकी डाइटरी पैटर्न को समझें और उसके हिसाब से उनको एडवाइस करें, ना कि पूरे पेशेंट, सब पेशेंट्स के लिए एक ही एडवाइस हम नहीं दे सकते। रिकरेंस बहुत होती है इसमें। रिकरेंस ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब करता है, इसमें ऐसा अगर हम टेस्टिंग करते हैं तो हमको कोई भी टेस्टिंग में प्रॉब्लम नहीं नज़र आती है। ये बेसिकली आज की डेट में जो डेवलप कर रहा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी रिलेटेड इश्यूज पाए गए हैं इनमें, जो कि जिस पे अभी भी काम चल रहा है, अभी भी रिसर्च चल रही है। तो अभी इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मैनेजमेंट किया जाता है और पेशेंट को बेसिकली साइकोथेरेपी और डाइटरी चेंजेस की मदद से ही विद मिनिमम नंबर ऑफ मेडिकेशन। क्या होता है कि पेशेंट यूजली बहुत सारी मेडिकेशन ले होते हैं, बहुत से बार बार टेस्टिंग हो रही होती है। इसमें ऑब्वियसली जहाँ पे हमको टेस्टिंग की जरूरत है हमको टेस्टिंग जरूर करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद एक ही टेस्ट बार बार रिपीट करने से कुछ नहीं बदलने वाला।
और मिनिमम मेडिकेशन पे मैक्सिमम बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं, इस पे काम करना है। सर इंग्विनल हर्निया के लिए कितना इवेजिव और नॉन इवेजिव सर्जरीज अवेलेबल है पारस में? स्टेज पे डिपेंड करता है। अगर वो अर्ली स्टेज में है या उसका कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, इरिवर्सिबिलिटी नहीं है, स्क्रोटम में बहुत बड़ा एरिया नहीं गया, तो आप लेप्रोस्कोपी से उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो स्क्रोटम तक चला गया और आपको वहाँ से लेप्रोस्कोपी से करने में प्रॉब्लम आएगी या उसको क्लोज करने में प्रॉब्लम आएगी या इंटेस्टाइन को डैमेज हो सकता है या वो इमरजेंसी में प्रेजेंट करता है, किस स्टेज में प्रेजेंट करता है, ये उस पर डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दोनों चीज़ें अवेलेबल है, लेप्रोस्कोपी भी अवेलेबल है, ओपन भी अवेलेबल है। इस केस में इन पेशेंट कितने टाइम तक रहता है सर, दोनों केस? अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव स्टेज है तो अगले दिन छुट्टी हो जाती है दोनों केसेस में, चाहे लेप्रोस्कोपी से करें चाहे ओपन से करें। और खर्चा? लेप्रोस्कोपी हमें बैक में इंजेक्शन लगा के हो जाती है इजीली, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। जो उसमें हमने लेप्रोस्कोपी करनी, हमें जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है, उसके लिए फिटनेस भी देखना होता है कि अगर कोई पेशेंट को कोमॉर्बिडिटीज़ है, जैसे हाइपरटेंशन है या कार्डिक डिजीज है या कोई ब्लड थिनर चल रहा है, बहुत ही वीक है, जो जीए नहीं सह सकता, फिर उनको कहते हैं कि आप लेप्रोस्कोपी से ना कराओ, ओपन से कराना। तो डिपेंड करता है सब चीज़ें, पेशेंट की फिटनेस पे डिपेंड करता है और हर्निया की स्टेज पे डिपेंड करता है। पारस में कितना खर्चा आता है इसमें? ऐसी कॉमन सर्जरीज का यूजुअली 70,000 to 80,000 आता है, डिपेंड्स ऑन सब रूम कैटेगरीज, थोड़ा वेरिएंस रहता है। डॉक्टर साहब आपका रोज तो